नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की क्लासेस चल रही है, मध्य प्रदेश सीरीज़ चल रही है पूरी। इसके पहले हम 2 चैप्टर निपटा चुके हैं, मध्य प्रदेश का गठन एवं मध्य प्रदेश के पठार। ये हमारी इस क्लास की चौथी क्लास है, इस लेक्चर में चौथी क्लास है। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टॉपिक वाइज क्लासेस वाइज आप पढ़िए, उनके MCQ सॉल्व कीजिए। इन सभी की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ भूपरपट्टी पर मतलब अर्थ के जो क्रस्ट पर जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है वो मिट्टी कहलाता है। ठीक है, इसे हम मिट्टी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए नीचे। भूपरपट्टी, सॉरी ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा गलती हो गई है, भूपरपट्टी लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो भी होता है वह मिट्टी कहलाता है। पेड़ पौधे के विकास के लिए सहायक होती है। निर्माण चट्टानों के शरण से होता है। भूपरपट्टी जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी क्रस्ट है, ऊपरी सतह, इस पर जो भी सतह पर जो भी चीज़ें होती है, जो भी पदार्थ होते हैं वो मिट्टी कहलाती है। यह पौधों के विकास उनके मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये मिट्टियाँ। और ये जो चट्टान का जो क्षरण होता है, चट्टानों का जो बहुत सालों में हज़ारों सालों में जो क्षरण होता है धीरे धीरे बारिश के कारण, धूप के कारण, गर्मी के कारण, इन सब के कारण जो क्षरण होता है उसके कारण ये मिट्टी बनती है। ठीक है, चलिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं हम नीचे। सबसे पहले ये जो चट्टानें थी, बेसाल्ट अग्नि चट्टान, जो आपके लावा से बनती जो चट्टानें, लावा का ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती है, वो धीरे धीरे बारिश या तापमान के कारण धीरे धीरे क्षरण होकर मिट्टी बन जाती है। छोटे छोटे कण मिट्टी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इन मिट्टियों में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न रहते हैं, रासायनिक पदार्थ रहते हैं। ये उन सब से वायुमंडल से उन सब में रासायनिक क्रिया करती है मिट्टी अपने आप में। इन सब चीज़ों में इसमें मैग्नेटाइट और आयरन मिल जाता है। मैग्नेटाइट और आयरन की मात्रा मिलने से इस मिट्टी का कलर हो जाता है धीरे धीरे काला हो जाता है। ठीक है, फिर जो काली मिट्टी है ये फिर रासायनिक क्रिया करती है। आयरन ऑक्साइड बढ़ जाने के कारण, ये जो मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड का जो मात्रा है वो बढ़ जाने के कारण इसका कलर हो जाता है लाल। ये लाल मिट्टी बन जाती है फिर। ठीक है, फिर अधिक वर्षा होती है, फिर पानी की अधिकता या अधिक वर्षा होने के कारण या पानी आसपास ज़्यादा होने के कारण इसका कलर पीला हो जाता है, तो ये पीली मिट्टी बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार मिट्टियों का निर्माण होता है। मैंने आपको समझा दिया है। पहले मैं खुद पढ़ा, मैं कैसे क्या समझाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, बाकी मुझे ये तरीका समझाने का अच्छा लगा। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से मिट्टी बनती है, फिर ये आयरन और मैग्नेटाइट के कारण ये काली हो जाती है रासायनिक क्रिया करने से। फिर ये काली मिट्टी जो आयरन ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है काली मिट्टी में, वायुमंडल में जो आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो इसमें मिल जाने के कारण इस मिट्टी का कलर हो जाता है लाल। फिर लाल होने के साथ साथ अधिक वर्षा होने के साथ साथ फिर ये रासायनिक क्रिया करती है और ये हो जाती है पीली। इस प्रकार मिट्टियों का निर्माण होता है। अब बची हमारी लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, वो कैसे बनती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। वर्षा होने के बाद नदियों द्वारा सभी प्रकार की मिट्टियाँ मिक्स हो जाती है। जब बारिश होती है और नदी नाले बहते हैं, है ना, बाढ़ आती है किसी इलाकों में, तो ये मिट्टियाँ सब मिक्स हो जाती है। इस एरिया की नदी के साथ उस एरिया में चली गई कुछ मिट्टी। ठीक है, इसके बाद नदियों से बढ़कर बालू रेत में मिल जाती है। नदियों से मिलकर, सॉरी ये गलती हो गई, नदियों के द्वारा मिलकर ये बालू रेत में मिक्स हो जाती है। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये सभी मिट्टियाँ मिक्स हो जाती है बाढ़ और बारिश के कारण नदी नालों के सहारे, और फिर ये बालू रेत से मिक्स हो जाती है। बालू रेत के मिक्स होने के बाद ही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी बन जाती है, जो कि सबसे उपजाऊ मानी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। वो मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। बहुत उपजाऊ मानी जाती है ये जलोढ़ मिट्टी हो गई। अब हमको लेटराइट मिट्टी पढ़ना है। 5 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, वो मैं बता दूंगा अभी। किसी क्षेत्र में पानी की अधिकता होने के कारण जो मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी तक पहुँच गए थे हम, जलोढ़ मिट्टी तक हमने बना लिया था। तो जो पानी की अधिकता के कारण जो मिट्टी वाला भाग है, ये जो मिट्टी वाला भाग मतलब जो चिपचिपा जो होता है, जो मिट्टी वाला जो जिसको कीचड़ बोलते हैं हम, वो कीचड़ पानी के कारण बह जाता है। हमने देखा वो कंकर पत्थर बच जाते हैं। उसी प्रकार ये जो बची हुई मिट्टी जो होती है चट्टानी रूप में दिखाई देती है, इसे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है।
ठीक है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलोढ़ मिट्टी का जो चिपचिपा भाग है वो पानी और ज़्यादा वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण उसके जो मिट्टी वाला भाग है, बच्ची मिट्टी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, वो जो मिट्टी वाला भाग है चिपचिपा भाग वो बह जाता है कीचड़ कीचड़, और जो चट्टानी रूप में जो बचती मिट्टी वो होती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के प्रकार समझ लिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कैसे क्या होता है ना। मिट्टी के प्रकार यहाँ पर 5 प्रकार की होती है। ये मिट्टी के प्रकार, ये 5 प्रकारों में इसको बांटा गया है मध्य प्रदेश में। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, फिर आती है मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया। ठीक है। फिर काली मिट्टी के भी 3 अलग प्रकार होते हैं, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। ठीक है। जलोढ़ के भी 3 प्रकार होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी इतना काफ़ी है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे नहीं तो। यहाँ पर मेन हमको इतना ध्यान रखना है कि मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने इसका वर्गीकरण किया है कि कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है, वो इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। हमने जब पठार पढ़े थे तो ये लगभग ये जो एरिया ये आता है आपका मध्य भारत के पठार में और बुंदेलखंड के पठार के लगभग ये आता है। ये जो इतना एरिया दिख रहा है आपको, ये आता है मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत। मिश्रित मिट्टी कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर है लाल पीली मिट्टी, दिख रहा है आपको, ये है आपकी लाल पीली मिट्टी, इधर से काली मिट्टी, तो ये थोड़ा काली मिट्टी का भाग, इधर लाल पीली मिट्टी का भाग, तो ये क्या हो गई, ये मिश्रित हो गई, लाल पीली काली हो गई है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में बिल्कुल ना मान्य है, बिल्कुल जरा सा भाग है लेटराइट मिट्टी का। ये इतना एरिया दिख रहा है, ये लेटराइट मिट्टी का भाग है। अब दिख रहा है लेटराइट मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी है। अब काली मिट्टी यहाँ पर 3 प्रकार की है, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। साधारण काली मुख्यतः आपके मध्य भारत के पठार और मालवा के पठार में ये ज़्यादा पाई जाती है। आपको जब मैंने पठार समझाए थे तो याद है आपको, मैप थोड़ा दिख रहा है हल्का हल्का सा, तो ये अब उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ पाई जाती है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको ये भी, इसलिए मैं लिंक से आपको क्लास वाइज क्लास समझा रहा हूँ। पहले मैं अगर मिट्टी पढ़ा देता और पठार बाद में पढ़ाता तो मैं आपको ये बोल नहीं सकता था कि ये कौन से पठार में पाई जाती है। इसलिए मैं आपको सीरियल से पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि आपको भी आगे इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाए। ठीक है। गहरी काली मिट्टी आपके नर्मदा सोन घाटी के इलाकों में पाई जाती है ना, और सतपुड़ा श्रेणी में लगभग छिछली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको ये मैप आप बना लीजिए आपके नोट्स में कहीं पर भी, बहुत काम में आएगा आगे ये। काली मिट्टी के कुछ फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के 47% भाग पर है, मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो 100% भाग माना जाता है मध्य प्रदेश का, उसका 47% पर इसी का हिस्सा है। सर्वाधिक मिट्टी यही पाई जाती है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक। यह मालवा के पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में पाई जाती है। हाँ वही है जो मैंने आपको बताया था, मालवा का पठार, ये आपका मालवा का पठार, ये नर्मदा सोन घाटी में काली है। गहरी काली छिछली काली से मतलब नहीं, इनको काली होना चाहिए। और ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में पाई जाती है। हल्की हल्की आपकी मध्य भारत के पठार में भी ये पाई जाती है। अगला क्या है, श्रेणी में पाई जाती है मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी श्रेणी में। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं जैव पदार्थ की मात्रा की कमी होती है तथा चूना और मैग्नीशियम और पोटास, एल्यूमिनियम एवं लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैव पदार्थ, इन चीज़ों की इसमें कमी होती है। ये चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं होती है। बाकी इसमें आपका चूना, मैग्नीशियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं लोहा, ये सब इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहा तो पाएगा ही पाएगा क्योंकि उसके कारण तो काला रंग है इसका। ठीक है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय मतलब इसकी जो नेचर है उसका बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर की, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका जो pH मान है वो है 7.5 से 8.6। ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे मैं आपको टिप बताऊँ। 7 के बाद 8, 5 के बाद 6,
5 से 8.6। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका देख लिया हमने। काली मिट्टी को 3 प्रकार में बांटा गया है, जो मैंने बताया था आपको, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और आपकी साधारण काली मिट्टी। ठीक है, गहरी काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नर्मदा सोन घाटी में ज़्यादातर मिलती है। गहरी काली मिट्टी जो है वो आपकी नर्मदा सोन घाटी में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो छिछली काली मिट्टी है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है, जो मैंने आपको मैप में भी तो पूरा समझाया था। ठीक है, और जो साधारण काली मिट्टी है मालवा के पठारों में मुख्यतः पाई जाती है, सबसे बड़ा जो एरिया मैंने बताया था मैप में अभी ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी जो पीएच मान है 7 है। 7 है मतलब ये एकदम न्यूट्रल है। पीएच स्केल देखिए, आपने पढ़ा होगा साइंस में, पहले 8th और 9th क्लास में आपने साइंस में पढ़ा होगा। जो पीएच स्केल है उसमें 1 से लेकर 7 तक होता है एसिड, और 7 से लेकर 14 तक 7 से लेकर 14 तक मतलब होता है बेस, मतलब क्षारीय और अम्लीय, और ये होता है न्यूट्रल, मतलब कि ये न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। ठीक है, तो इसका जो नेचर है जलोढ़ मिट्टी का वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अभी देखेंगे अपन। इसका जो पीएच मान है वो 7 है। ठीक है, यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, बागर, खादर और भांगर। नीचे बता देता हूँ मैं आपको, ये भावर, बागर, खादर एवं भावर। अब इनकी विशेषता बता देता हूँ मैं, बागर, खादर और भावर की विशेषता क्या क्या है। बागर मिट्टी की विशेषता ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। ये जो बागर है ये जो पुरानी टाइप की जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। इसकी शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति इसकी कम हो जाती है, तो कम उपजाऊ मानी जाती है। फिर है खादर। खादर जो मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, एकदम नई मतलब फ्रेश जलोढ़ मिट्टी, तो इसकी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होती है। और जो भावर है, भावर तो मतलब एक वैसे बिल्कुल उपजाऊ नहीं मानी जाती है। ये जो इसका मिट्टी वाला जो चिपचिपा कीचड़ वाला भाग है वो निकल जाता है और रेती रेती बचती है। जलोढ़ मिट्टी में मैंने बताया था, जो मिट्टी जो आपकी इससे बालू रेती से मिल जाती है तो जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। अब इसमें मिट्टी निकल जाती है और बालू रेती बचती है, तो बालू रेती क्या उपजाऊ है क्या, बालू रेती हम कुछ आप उगा सकते हो, तो ये भावर वाली मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अपरदन से मिट्टी द्वारा होता है, रासायनिक क्रिया से होता है। मैंने बताया था आपको, जब काली मिट्टी रासायनिक क्रिया करती है तो लाल होती है, फिर लाल के बाद पीली होती है ना, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पीली होती है वो। तो वैसे इसके मिट्टी के अपरदन होते हैं, पहले मिट्टी बनती है, शरण हो के मिट्टी बनता है, उसका इरोशन होकर, सॉइल इरोशन होके फिर मिट्टी का रासायनिक क्रिया करती है। रासायनिक क्रिया करने के बाद वो लाल एवं पीली मिट्टी में बदलती है। यह मुख्यतः बुंदेलखंड एवं रिया पन्ना के एवं बगलखंड के पठारवें क्षेत्रों में पाई जाती है। मैप में मैंने समझाया था, सही है। इस मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल से क्रिया करने के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड मतलब आपका आयरन, आयरन के कारण इसका कलर लाल होता है। आयरन का जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये लाल होता है, फिर इसकी अधिकता होने के कारण ये और अधिक हो जाता है और जल से क्रिया करता है तो ये फिर पीला हो जाता है। इस कारण इसका लाल और लाल के बाद पीला। इसकी प्रकृति आपकी कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिड नेचर की रहती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। लेटराइट मिट्टी पढ़ रहे हैं हम। लेटराइट मिट्टी में क्या, यह एक चट्टानी मिट्टी है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कैसी होती है, चट्टानी मिट्टी होती है। इसके कण में चट्टान के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में चट्टानों के कण पाए जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में ऐसे तो है ही नहीं, बहुत कम है, इधर नीचे वाले इलाके में है, जो मैंने आपको मैप में समझाया था, बालाघाट साइड में बहुत कम है। तो चट्टानों के कण इसमें अधिक पाए जाते हैं। इसमें आयरन तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। आयरन और सिलिका की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस तो मेन चीज़ है आपकी वो उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, तो इसमें ह्यूमस ही बहुत कम होता है। इस मिट्टी वाले इलाके में तापमान ज़्यादा है और वर्षा ज़्यादा होती है। ये जो इलाका पाया जाता है बालाघाट वाला, इधर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी की वाला जो इलाका है इसमें आपका तापमान भी ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण जो मिट्टी वाला भाग है इसका जो चिपचिपा पदार्थ वो बह जाता है, वो टिक ही नहीं पाता है, तो ये चट्टानी मिट्टी इसको कहते हैं। यह मिट्टी बागानी फसलों एवं चाय
बागानी फसलें मतलब चाय एवं कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में आप दो तरह की फसल कर सकते हो, मतलब बागानी फसलें कर सकते हो, जिस मतलब बाग बनाते हैं ना, वैसी फसलें कर सकते हो, चाय एवं कॉफ़ी जैसी, है ना। मिश्रित मिट्टी देख लेते हैं अब अगले। मिश्रित मिट्टी, यह मिट्टी ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के अपरदन से बनती है। मिश्रित मिट्टी कैसे बनती है, मैंने आपको मैप बता दिया था। काली मिट्टी या लाल पीली मिट्टी तो तीनों मिल जाएंगे, तो काली लाल पीली, है ना। ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान पाई जाती है उस एरिया में आपके, तो उस ये जो रीवा पन्ना का पठार है इसमें ग्रेनाइट एवं नीच चट्टान वैसे पाई जाती है, मैंने बताया था आपको पठार में, तो उसी के कारण ये इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी ज्वार एवं बाजरा जैसे अनाज, मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, जो ठोस अनाज होते हैं, ज्वार एवं बाजरा, उसके लिए ये उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास ये मिट्टियों की ख़त्म हो गई। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, जो मैंने मेन फैक्ट है आपको पूरा बता दिया, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ में आपको पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका पीएच मान क्या है, और ये कैसे क्या पाई जाती है, कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती है, और मैं पूरा आपको क्लियर इसमें एमसीक्यूज़ में कर दूँगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। आशा करता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाऊंगा और आपका भी मुझे सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।